नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिंदी के प्रश्न देखेंगे जो कि व्याकरण से संबंधित और साहित्य से संबंधित हैं। इसमें व्याकरण का एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि छूट गया हो, या फिर साहित्य का भी एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो जो छूट गया हो। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है और क्वालिफाइंग पेपर के लिए ये इनफ कह सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। पूछा जा रहा है पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ ले। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये अवधी हो जाएगा। ये अवधी जो है पश्चिमी बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। और ये बोला कहाँ जाता है, तो ये बोला जाता है लखनऊ, बरेली, रायबरेली भी कह सकते हैं। और जैसे उन्नाव हो गया आपका, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि जगहों पे ये पूर्वी हिंदी बोली का इस्तेमाल किया जाता है। वही बात करें पश्चिमी हिंदी का, तो पश्चिमी हिंदी आपका ये ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया और कन्नौजी हो गया। और भी बहुत सारी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी में, जैसे हरियाणवी हो गया, हरियाणवी को बांगड़ू भी कहते हैं, कौड़वी भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। आपको बस इतना याद रखना है, आपको बस ये देखिए, पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी से क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, आपको पूर्वी हिंदी का याद रखना है। पूर्वी हिंदी में मात्र कितने हैं, 3 बोलियां हैं। एक अवधी हो गया आपका, और दूसरा जो होता है वो बघेली होता है। कौन सा होता है, बघेली होता है। और एक जो होता है छत्तीसगढ़ी होता है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी। आपको सिर्फ 3 भाषाएं याद रखनी है, यानी बोली याद रखना है। पूर्वी बोली के अंतर्गत अवधी एक आ गया, फिर बघेली आ गया और एक छत्तीसगढ़ी। और बाकी जो बचे वो कौन सा हो गया, वो पश्चिमी हिंदी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अर्धकथानक किस भाषा की रचना है। तो अर्धकथानक के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये ब्रज भाषा का है। अर्धकथानक क्या है, ब्रज भाषा में लिखा गया आत्मकथा है। ब्रज भाषा में लिखा गया आत्मकथा है अर्धकथानक। और ये भी याद रखिएगा, इसको लिखने वाले हैं बनारसी दास। कौन लिखने वाले हैं, बनारसी दास। इनका पूरा नाम है बनारसी दास जैन। क्या नाम है, बनारसी दास जैन। तो ये भी याद रखिएगा। और ये आत्मकथा है। अर्धकथानक क्या है, आत्मकथा कथा है। और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। लेखक कौन है, बनारसी दास जैन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुवल यमाला कथा के रचनाकार कौन है। कुवल यमाला, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, ऐसे कथाओं का या उपन्यासों का। तो क्वेश्चन है, कुवल यमाला कथा के रचनाकार कौन है। तो ये हैं ये उद्योतन सूरी है। कौन है, उद्योतन सूरी है। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है इनका कुवल यमाला कथा है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग पहले लग जाता है वर्ड के, यानी कोई भी ऐसा शब्द है जो उसके पहले आकर लग जाता है, यानी आगे में आके लग जाता है, तो क्या होता है, वो उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे आपको उपसर्ग पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कोई ऐसा वर्ड ढूंढिए कि वो एग्जैक्ट वर्ड हो, यानी कि उसका अर्थ निकले। तो उसका अर्थ निकल रहा है, देखिए यहाँ पे मान निकल रहा है, यहाँ पे यश भी निकल रहा है और यहाँ पे मति भी निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे राध का मतलब कुछ नहीं आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा। जब कभी भी आपको उपसर्ग निकालना हो तो उसका जो अंत वाला जो एरिया है, अंत वाले एरिया का जो वर्ड है, तो उसको क्या करना है कि उसका अर्थ ढूंढना है। अगर अर्थ उसका निकल रहा है और उसके पीछे जो कुछ लगा है, तो वही हो जाएगा उसका उपसर्ग। और अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो उपसर्ग नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए
क्या हो जाएगा, अपमान, मान में लग गया है अप तो अपमान हो गया है, यश में लग गया अप तो अपयश हो गया है, और मति में लग गया है अप तो क्या हो गया है, अपमति हो गया है, और राध में लगा है अप तो ये अपराध। हालांकि अपराध एक वर्ड है लेकिन राध तो कोई वर्ड नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये सेकंड अपराध। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी, 1800 में हुई थी। और कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और किन के द्वारा हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा, वेल्जली, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा स्थापित किया गया था। लॉर्ड वेल्जली कौन था, तो कोलकाता में स्थापित हुआ था। और किन के द्वारा स्थापित हुआ था, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। और कितने ईस्वी में, तो 1800 ईस्वी में, ये याद रखना है। ठीक है, इसका जो फोर्ट विलियम का जो कार्य था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिविल कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य यहाँ पे होता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम संपादक, तो यहाँ पे प्रथम संपादक पूछा जा रहा है, तो ये कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका बहुत ही फेमस है, जो द्विवेदी युग के समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रकाश में रहा है। तो सरस्वती पत्रिका सबसे पहले किन्होंने संपादित किया था, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने संपादित किया था, ये याद रखना है। ठीक है, 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी, तो 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और बाबू श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक थे। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये 1903 से लेके 1921 तक इन्होंने इसका संपादन कार्य अपने हाथ में संभाला था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है प्रथम संपादक कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द देशज है, देशज है, जो देशज किसे कहते हैं, देशज शब्द, तो जो देसी यानी कि हमारा क्षेत्रीय भाषा हो गया, तो वो देशज शब्द के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए आग है, बच्चा है, खिड़की है, फूल है, तो ये कौन से शब्द देशज के अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपका सही शब्द क्या होगा, खिड़की। खिड़की क्या है, खिड़की यानी कि बोलचाल की भाषा हम लोगों की है, क्षेत्रीय भाषा है, यानी देश की भाषा है। तो जो देश की भाषा होती है उसको क्या कहते हैं, वो देशज कहलाता है। ठीक है, स्थानीय बोली को देशज कहा जाता है। ठीक है, तो खिड़की क्या है, खिड़की है, देशज भाषा है। ये बाकी वो अन्य भाषा है जैसे तत्सम, तद्भव, ये आगे भी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। इसमें देखिए फिर विदेशी शब्द कौन सा है, इसमें आ गया विदेशी शब्द कौन सा है, तो विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा, ये देखिए क्या उष्ट्र होगा, उष्ट्र नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अमीर, अमीर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विदेशी भाषा। अमीर शब्द विदेशी भाषा है, ये थोड़ा सा फारसी में सुनने में लग रहा है अमीर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमीर हो जाएगा विदेशी भाषा। प्रिय आपका तत्सम शब्द हो गया, ये भक्त भी आपका तत्सम ही है, और उष्ट्र भी तत्सम शब्द है। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा से भी अभी तक आपने पढ़ा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो व्याकरण से आ गई हैं टॉपिक, तो आपका आई होप क्लियर हो रहा हो। अगला शब्द है संज्ञा, संज्ञा शब्द है। अगला जो प्रश्न है संज्ञा शब्द है, संज्ञा पूछा जा रहा है कि संज्ञा कौन सा है, तो ये देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी के नाम को या स्थान को ही कहते हैं संज्ञा, यानी कि किसी के भी स्थान का नाम हो या जगह का नाम हो या देश का नाम हो, विदेश का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, तो वो क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गंगा आपको दिख रहा हो, ये नदी का नाम है, तो क्या हो जाएगा,
संज्ञा शब्द यही होगा। नीला, नीला क्या हो जाएगा, नीला हो या पुराना हो या मोटापा, ये सब विशेषण के अंतर्गत आ रहे हैं। और गंगा शब्द जो है वो संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम पूछा जा रहा है। तो सर्वनाम किसको कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले में आ जाता है उसको ही सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ जो है ये सर्वनाम है। कुछ क्या है, सर्वनाम है। और ये पढ़ना, भजन, दान, ये सभी क्या है, तो ये सभी क्रिया है। क्या है, क्रिया है। यानी कि करने का बोध हो रहा है, तो जो भी कार्य किया जाने का बोध हो या क्रिया करने का बोध हो तो वो क्रिया ही होता है। और जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम कुछ हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, महेश्वर महा जोड़ ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सा आया है, तो महा और क्या आया है इसमें, देखिए ये इसमें आ जाएगा और ऐ आ जाएगा, जिससे इसका निर्माण क्या हुआ है, ऐ का निर्माण हुआ है। इसका आंसर यही होगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आंसर इसका सही है। महेश्वर में आ और ऐ की मात्रा लगी है, जिससे ऐ का ही निर्माण हुआ है। ठीक है, महेश्वर। अब अगला प्रश्न है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचाने। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि सर्वनाम आ गया, संज्ञा आ गया और संधि भी आ गई। अब आ गया समास। अब समास पूछा जा रहा है कि समास कौन सा है। यथाशक्ति रेखांकित पूछ रहा है, तो यथाशक्ति में रेखांकित हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये अव्ययी भाव होगा। अब क्यों होगा, तो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि जो प्रत्यय वाले शब्द होते हैं तो और जो अव्यय वाले शब्द होते हैं तो वो सदैव क्या हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ शक्ति में क्या लग गया है, यथा प्रत्यय लगा है, सॉरी प्रत्यय बोल रहे हैं, उपसर्ग लगा है। यथाशक्ति में क्या लगा है, यथा उपसर्ग लग गया है। तो मैंने बताया है कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें सदैव या तो अवयव रहता है या फिर उपसर्ग रहते हैं, जिसके कारण ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो आगे जिस किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वो अपने आप लोग पहचान जाइएगा कि वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी भी व्याख्या कर ही देते हैं। अव्ययी भाव समास में मैंने क्या कहा कि उपसर्ग से, यानी कि जैसे यथाशक्ति या अभिधा या अधिक, इन सभी जो भी चीज़ें हैं तो वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्विगु समास की क्या पहचान है, द्विगु नाम से इसका देखिए, इसके जितने भी वर्ड होंगे उसमें क्या होंगे, इसके जितने भी वर्ड होंगे उसमें संख्या होगा। क्या होगा, संख्या होगा। तो संख्या होगा, ठीक है, यानी कि नंबर होगा। इसमें संख्या होगा, यानी कि जैसे चौराहा हो गया, चौवन्नी हो गया, दोगुना हो गया, ये सभी जितने भी वर्ड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जो भी संख्या से संबंधित शब्द होंगे तो वो द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष समास में आपका कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजपुरुष तो राजा का पुरुष, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास की क्या पहचान है, इसमें विशेष अर्थ बताता है। विशेष अर्थ कहने का मतलब आपका जो दो वर्डों का अर्थ होगा वो सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ देता है। जैसे योगरूढ़ में हो जाता है, सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ देता है। अर्थात जैसे दशानन, तो दशानन किसे कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है। तो वहाँ कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में समझे, यानी सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ देता है। और द्विगु समास में क्या देता है, यानी संख्यावाची होता है। अव्ययी में क्या होता है कि ये इसमें उपसर्ग लगा रहता है और तत्पुरुष में क्या होता है, कारक लगा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके,
तो क्या हो जाएगा, वो अनुपम हो जाएगा। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसको क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। और अल्पज्ञ, जिसके पास कम जानकारी है उसको क्या कहेंगे, अल्पज्ञ कहेंगे। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान रखता है उसको क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। और जो अनुसरण करता है उसको अनुयायी कहते हैं। तो क्वेश्चन में है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके तो उसको क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रुति समभिन्नार्थक। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। समभिन्नार्थक यानी कि समान हो और भिन्न हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है, आपसे आशा करना, है ना। अपेक्षा मतलब क्या होता है, आपसे आशा करना। और उपेक्षा का क्या मतलब होता है, उपेक्षा का मतलब होता है अनादर। अनादर, इसका क्या मतलब हुआ है, आशा। तो ये समान भी है और ये अलग भी है, भिन्न है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बाकी ऑप्शन है, संसार, संसार को ही जगत कहते हैं, शाम को ही संध्या कहते हैं, दिन को ही दिवस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भिन्नार्थक शब्द कौन है, अपेक्षा। अपेक्षा मतलब आशा और उपेक्षा मतलब अनादर। ठीक है, आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। जोड़ी नहीं है तो वही है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ही है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, जोड़ी नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, सुमन को ही पुष्प कहते हैं, सभी को पता है। चारपाई को ही खटिया कहते हैं, पाठशाला को ही विद्यालय कहते हैं। लेकिन निशा को रात कहते हैं और निशाचर को क्या कहते हैं, दानव कहते हैं, यानी राक्षस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आंसर, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आंसर सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। धूल झोंकने में, तो ये रेखांकित का क्या अर्थ होता है, तो धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। ये सभी को पता होगा। ठीक है, व्याकरण से ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमें लग रहा है आ रही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधों में काना राजा, रेखांकित लोक उक्ति का अर्थ बताएं। अंधों में काना राजा, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, ये देखिए लोक उक्ति है। आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये मान लीजिए ऐसे लिख दिया रहे कि अंधों में काना राजा, ये लोक उक्ति है या मुहावरा है, तब आप लोगों को वहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अंधों में काना राजा अर्थात क्या हो जाएगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। और ये लोक उक्तियाँ होती है, यानी कि ग्रामीण भाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा जो भी होता है, तो वहाँ पे लोगों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, और मुहावरे का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें कोई भी बात हो उसको संक्षिप्त रूप में कहने की आवश्यकता होती है, तब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और लोकोक्ति लोगों के द्वारा बोली जाती है, ये हमेशा ही बोली जाती रहती है। और ये आपको गांव घर या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय जो बोली है वहाँ पे आपको अवश्य देखने को मिलती रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें आपका ऑलमोस्ट सभी जितने भी व्याकरण से हैं या फिर साहित्य से हैं, तो सभी क्वेश्चन आपका इसमें ऐड आ जाएगा, मतलब सम्मिलित हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है। तो मैंने फर्स्ट प्रश्न में ही मैंने बता दिया था, तो आप लोग गैस कर सकते हैं वैसे भी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, तो ये देखिए ब्रज भाषा है, कन्नौजी भाषा है, अवधी भाषा है, ये सभी तो बोली जाती है। लेकिन ये जो पहाड़ी भाषा है, तो ये पहाड़ी भाषा कहाँ पे, गढ़वाल में बोली जाती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अवधी में अवध भाषा तो बोली जाती है, जैसे मैंने बोला कि अवधी जो बोली जाती है वो लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर आदि में बोला जाता है अवधी। और ये फिर ब्रज भाषा जो होती है, ब्रज कहाँ बोली जाती है, तो जैसे ये अयोध्या वगैरह हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, तो उधर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कन्नौजी भी राजस्थान के तरफ बोली जाती है। और ये पहाड़ी जो है, पहाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो गढ़वाली में बोली जाती है, या उत्तराखंड भी कह सकते हैं आप। और ये कुमाऊनी
पहाड़ी भाषा की, ये मतलब पहाड़ी भाषा जो है कुमाऊनी या गढ़वाली में बोली जाती है और ये उत्तराखंड में प्रॉपर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो कबीरदास का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तुलसीदास, सूरदास कौन से काल के हैं? तो ये सभी हैं भक्ति काल के। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो कबीरदास हैं ये निर्गुण काव्य धारा के हैं। कौन से काव्य धारा के हैं? निर्गुण। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, निर्गुण काव्य धारा के हैं। और ये तुलसीदास, सूरदास शगुन काव्य धारा के हैं। कबीरदास का याद रखिएगा, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के, लेकिन तीनों ही हैं भक्ति काल के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हम सभी हिंदी भाषी हैं तो देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो है गुरुमुखी लिपि है, तो ये पंजाबी में बोली जाती है या लिखी जाती है, पंजाबी में लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि, और बंगाली लिपि बंगाल में लिखी जाती है, और तमिल में तमिल लिपि का प्रयोग होता है। लेकिन हमारे हिंदी में जो हिंदी भाषा का लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और ये भी याद रखिएगा, ये 343 अनुच्छेद के अंतर्गत कितने आर्टिकल ये भी पूछ देता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल कितना? 343 के अंतर्गत कहा गया है कि हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो यही याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 343 अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। 343 अनुच्छेद याद रखिएगा, ये प्रश्न आते रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की है? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं कितने प्रकार की हैं? तो ये 12 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हैं? 12 प्रकार की हैं। ये जैसे कंठस्य हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, अनुनासिक, दंत ओष्ठ, ये सभी मतलब जैसे कि उच्चारण स्थान हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोगों का जो उच्चारण होता है शब्दों का वो कहाँ से प्रस्फुटित होता है, तो वो उनका जो जगह निर्धारित किया गया है वो 12 है। इतना याद रखिएगा, ठीक है, 12 हैं। अगला है, जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार है? तो स्वर पूछा जा रहा है, तो स्वर कितने प्रकार के हैं जिह्वा के आधार पे? तो ये हैं 3। कितने हैं? 3। जैसे कि अग्रस्वर हो गया, ये जो है 3 है। पहला है, देखिए पहला जो है अग्रस्वर, कौन सा है? अग्रस्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत ई, ये छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आता है। और दूसरा जो होता है मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर। इसके अंतर्गत क्या आता है? सिर्फ अ आता है। और थर्ड जो होता है पश्य स्वर, यानी जो पीछे से बोला जाता है पश्य स्वर। इसके अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और एक ये ऑस्कर जैसे लिखते हैं तो ये वाला आ जाता है। तो ये पश्य स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अग्रस्वर के अंतर्गत, अग्रस्वर मतलब आगे का स्वर, यानी कि आप बोल के देखिए तो ई, ए, ऐ ये हो जाता है, और फिर मध्य स्वर में अ हो जाता है, और पश्य स्वर में ऊ, ओ, औ, और ऑस्कर वाला जो औ लिखते हैं वो आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संधि कितने प्रकार के हैं? संधि पूछा जा रहा है, तो संधि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के संधि होते हैं? 3 प्रकार के संधि होते हैं। कौन कौन सा होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये भी कौन कौन होता है? एक हो गया स्वर संधि, एक हो गया व्यंजन संधि, और एक कौन सा हो गया? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि की क्या पहचान है? तो इसमें ये विसर्ग लगा रहता है। जैसे आप देखिए निरोग, एक
क्या क्या मैंने बताया, 3 होते हैं। देखिए जो स्वर संधि होती है इसकी क्या पहचान होती है, ये एकदम से सिंपल सा वर्ड रहता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय, विद्यालय तो क्या हो गया, विद्या जोड़ आलय हो गया। फिर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या हो गया, जैसे जगन्नाथ लीजिए, जैसे जगन्नाथ, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, जगत, और इसमें हलंत लग जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगत जोड़ नाथ। तो इसमें ये याद रखिएगा जो स्वर संधि होता है इसमें सिंपल सा वर्ड वाला शब्द आता है, और जो व्यंजन जो होते हैं उसमें हलंत वाला, यानी कि इसके अगर संधि विच्छेद कीजिएगा इसका तो इसमें हलंत आ जाता है। और जो अंत में जो रह गया विसर्ग संधि, ये 3rd नंबर पे आता है। विसर्ग संधि इसमें क्या होता है, इसको यदि आप संधि विच्छेद करिएगा, जैसे निरोग, निरोग है तो इसका संधि विच्छेद करिए, जब कभी भी संधि विच्छेद करिएगा तो ये विसर्ग आ जाएगा, और जब विसर्ग आ जाएगा तो वो सिंपल तरीका है पहचानने का, विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि, हलंत आ गया तो व्यंजन संधि, और कुछ नहीं आया तो स्वर संधि। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परमेश्वर में कौन सा समास हो गया, तो ये कर्मधारय समास हो गया। कर्मधारय समास की पहचान क्या है कि इसमें विशेषण विशेष से लगता है, यानी ईश्वर हैं लेकिन परम ईश्वर हैं, यानी विशेषण लगा है विशेष्य लगा है, तो परमेश्वर हो जाएगा कौन सी संधि, कर्मधारय समास हो जाएगा, सॉरी संधि नहीं, समास कौन सा हो जाएगा, परमेश्वर कर्मधारय समास हो जाएगा। वही द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व की क्या पहचान है, इसमें जो भी वर्ड होता है वो एक समान होता है, यानी कि किसी की भी महत्वता एक दूसरे से कमी नहीं होती है। जैसे यहाँ पे बात करें माता पिता, तो जैसे माता हमारे लिए आवश्यक है वैसे पिता भी आवश्यक है, तो माता पिता द्वंद्व समास हो जाएगा। अव्ययी भाव मैंने बता ही दिया है और तत्पुरुष भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, पहला ऑप्शन है अभी, जो कि गलत है, अत ये भी गलत है, अध ये भी गलत है, अधि ये भी गलत है, लेकिन इसमें क्या अधि उपसर्ग लगेगा, क्या लगेगा, अधि। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा फॉल्ट है, अधि उपसर्ग लगा है अध्यक्ष में, क्योंकि जब कभी भी हमें क्या करना हो, जब कभी भी हमें उपसर्ग का पता करना हो तो हमें क्या करना है, उसका संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद में जैसे ही जो भी आएगा उसका स्टार्टिंग वाला वर्ड ही उपसर्ग होगा। ठीक है, अध्यक्ष का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि जोड़ अक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो गी प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, गी प्रत्यय है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्यय जो है वो हमेशा आगे आके लगता है, यानी पीछे, इसका उल्टा ही होता है। उपसर्ग को हम लोग आगे कहते हैं, लेकिन लिखने में क्या, देखिए जिंदगी, जिंदगी, इसको अब आप लोग आगे पढ़िए या कोई पीछे, तो ठीक है। ये यहाँ जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और यहाँ जो लगेगा उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो गी लगी है ना, इसमें गी लग गया है, तो ये गी प्रत्यय हो जाएगा। आगे है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पूछा जा रहा है तत्सम नहीं है। तत्सम मतलब संस्कृत जैसा नहीं है, तो कौन सा है, शलाका तो है, वचन भी है, तिक्त है, और चार नहीं है। चार को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्थ कहते हैं, तो ये नहीं है, तो ये तद्भव का रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक क्या होता है, किसी अवस्था को दर्शाता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, बीमारी, बीमारी एक प्रकार की अवस्था ही कह सकते हैं, यानी कि रोग जो होता है, तो ठीक है, इसका ये हो जाएगा, बीमारी क्या हो जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न में, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, कुल
पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। हालांकि आप लोग जब आगे डिटेल में पढ़िएगा, यानी आप लोगों को यदि मौका मिले तो वहाँ पे 11 भी हो जाते हैं, लेकिन उतना आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 होते हैं सर्वनाम। अब जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषता पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि संज्ञा के बदले आता है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण ही कहते हैं ना, विशेषण ही कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। यहाँ पे सीधे है संज्ञा की विशेषता, ठीक है, तो विशेषण ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। 30 प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए जब कभी भी हमें क्रिया का पता करना हो तो देखिए क्या करना है कि क्वेश्चन यदि कर रहा है तो उसका आंसर मिल रहा है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और यदि क्वेश्चन कर रहा है और उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। एक सेकेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि राम सो रहा है। देखिए राम सो रहा है, इसका क्वेश्चन करिए खुद से ही क्वेश्चन करिए कि राम सो रहा है। इसका आंसर मिल रहा है, राम सो रहा है, लेकिन क्या सो रहा है? क्या सो रहा है तो मतलब ही नहीं पता है, राम सो रहा है। तो यहीं पे यदि लिखा होता कि राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन करिए राम आम खा रहा है, तो क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है, तो पता हमें चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? राम सो रहा है, क्या सो रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। हमेशा ये याद रखिए कि जब भी प्रश्न आप करिए आंसर मिल रहा है तो सकर्मक और नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। ठीक है, अकर्मक इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो कपड़ा का पर्याय क्या हो जाएगा? ये वसन हो जाएगा। वसन मतलब भी कपड़ा ही होता है। वसन मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है, और इसका बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे कि वस्त्र हो ही गए, वस्त्र पता ही होगा आप लोगों को। अंबर भी होता है, अंबर भी होता है, हालांकि अंबर आकाश का भी होता है, लेकिन अंबर भी होता है कपड़ा का। पट भी होता है, और चीट भी होता है, और क्या होता है? चैल भी होता है। ठीक है, तो ये सभी कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम, विलोम अर्थात उल्टा बताने के लिए बोला जा रहा है। तो पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी मतलब जो धरती होता है, और इसका क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आकाश है। अभय उभय शब्द युगम का सही अर्थ है। तो अभय का क्या अर्थ होता है? अभय का अर्थ होता है निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो आपका पहला आंसर ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के भी प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं मतलब है आपको ये प्रश्न भी टकराने को मिल सकते हैं एग्जाम में। देखिए 46 या 46 या 46 या 46 क्या होता है? सही शब्द क्या होता है? इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो सही शब्द क्या होता है? 46 होता है, 46 नहीं होता। हम लोग क्या मतलब बोलते रहते हैं जनाने के लिए कि हाँ 46 होता है, 46 नहीं होता, 46 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 46 होता है। ऐसे 1 से लेके 100 तक आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है, हालांकि ये आलोचना बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनका एकांकी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रूप से ये जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इनका जो प्रमुख एकांकी रचना की बात करें तो याद कर लीजिएगा, इनका प्रमुख एकांकी रचना है कौमुदी महोत्सव। पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, कौमुदी महोत्सव।
क्या है, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव है, ठीक है। और एक और है, बादल की मृत्यु भी इन्हीं की है। क्या है, बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु है। और कौमुदी महोत्सव है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। कौन सा, एकांकी है, और एकांकी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। इनका पूरा नाम है जैनेन्द्र कुमार। और ये देखिए इनका ये है परख, परख है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। और ये परख जो है उपन्यास है। कौन सा है, क्या है, उपन्यास है। और ये भी याद रखिएगा, जैनेन्द्र कुमार जो हैं मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेवा सदन भी याद रखिएगा, सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। और पुनर्वा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एकदा नैमिषारण्य, ये तो अभी हमें भी नहीं याद आ रहा है किनका है। खैर ये पुनर्वा याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और सेवा सदन प्रेमचंद का है। और ये उपन्यास है, ये भी उपन्यास है, ये भी उपन्यास है। और परख भी उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का है परख। और ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो मैंने बताया था एक क्वेश्चन में कि कबीरदास है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की जैसी ही बात आए तो ये प्रिय प्रवास होगा। क्या होगा, प्रिय प्रवास। और ये किनकी है, हरिऔध जी की है, हरिऔध की है। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। और ये खड़ी बोली में लिखी जाने वाली पहली महाकाव्य है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, साहित्य से ये प्रश्न 100% आते रहता है, तो याद रखिएगा। प्रिय प्रवास किनकी रचना है, तो हरिऔध जी की है। और महाकाव्य है ये, और किस भाषा में लिखी गई है, खड़ी बोली में लिखी गई है। वही बात करें कामायनी की, तो कामायनी किनकी है, जयशंकर प्रसाद की है, प्रसाद की रचना है कामायनी। और साकेत किनकी रचना है, साकेत है गुप्त जी की रचना, मैथिली शरण गुप्त जी जो नाम है। और फिर निर्जा जो है आधुनिक मीरा जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि महादेवी वर्मा की है निर्जा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख है। तो गबन भी उपन्यासी है, क्या है, उपन्यास है। गबन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और इसको ये याद रखिएगा, प्रेमचंद का नाम आया है तो उपन्यास के कथा सम्राट के रूप में ये जाने जाते हैं, या उपन्यास सम्राट के रूप में कौन जाने जाते हैं, प्रेमचंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, 37 मिनट। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। तो ये प्रेमचंद ने ही कहा है कि उपन्यास जो है मनुष्य के चरित्र का व्याख्यान करने का तरीका है, ठीक है। तो प्रेमचंद का कथन है, कथन भी पूछ देते रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। तो जो भूषण है, भूषण जो है ये प्रशस्ति परक की नकारा है, यानी कि इनकी जितनी भी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी तो वो ओजपूर्ण लिखा गया है, यानी कि वीर मतलब वीर जो योद्धा होते हैं, युद्ध और वीर से ही संबंधित इनका सभी कविताएं आपको देखने को मिलेगी। इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो है तो वो भूषण शिवाजी और छत्रसाल। भूषण के मतलब इनकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें भूषण जरूर लगा रहता है, तो ये भी आप मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। भूषण की जितनी भी कविताएं हैं उसमें भूषण जरूर लगा रहेगा, जैसे भूषण शिवाजी, छत्रसाल शिवाजी, ऐसे रहेगा। और ये भी याद रखिएगा, ये जो भूषण थे ना वो शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे, जिसके कारण वो प्रशस्ति परक ही रचनाएं रचा करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। तो पद्म विभूषण का सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी को क्या मिला है, पद्म विभूषण का सम्मान मिला है।
और ये द्विवेदी युग के हैं और द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त। इनको पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। लेकिन वैसे ही दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का ही नाम आता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है? तो कबीर की जो रचनाएं, हालांकि कबीर जी मतलब साक्षर नहीं थे, लेकिन इनके जो अनुयायी थे यानी शिष्य थे, धर्मदास थे। कौन थे? शिष्य तो धर्मदास थे। और इन्होंने जो उपदेश दिया है इन्होंने साखी, शबद और रमैनी, साखी, शबद, रमैनी, ठीक है, साखी, शबद, रमैनी। और इन यही चीज़ों का संग्रह किस चीज़ में है? तो बीजक में किया गया है। किसने लिखा है? तो धर्मदास ने लिखा है। इन्होंने सिर्फ अपना उपदेश दिया है, क्योंकि ये साक्षर नहीं थे, लिख नहीं सकते थे। जब जब भी इन्होंने उपदेश दिया है तब तब इनके शिष्यों ने क्या किया है? लिख के वो चीज़ें रख ली थी। और इसके बाद साखी, शबद, रमैनी 3 ग्रंथ थे और इन तीनों का समाहार बीजक में धर्मदास द्वारा किया गया। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता या आधुनिक कवि हिंदी गद्य का जनक जो माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे ही भारतेंदु युग एक आपको हिंदी साहित्य में पढ़ने को भी चैप्टर मिलेगा। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई द्वारा रचा गया है और ये जो है श्रृंगार रस का लिखा गया है। श्रृंगार रस यानी कि मीराबाई जो थी भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी और ये श्रृंगार रस की ये चौपाई है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे ही पता चल रहा है कि ये किन की रचना है? मीराबाई की रचना है और श्रृंगार रस में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस की निर्वेद ही होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। और रस कितने होते हैं? रस मूलतः 9 ही होते हैं, कहीं कहीं आपको 11 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अस्थाई भाव जो होता है अस्थाई भाव कितने होते हैं? 33 आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, आगे शायद उसका भी जिक्र होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? जब आप अकेले होते हैं तभी तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। मतलब शांति का माहौल कब होता है? जब आप अकेले हो, उदास हो। तो संसार से वैराग्य होने पर, संसार से यदि आप वैरागी हो जाते हैं तभी आपको शांत रस की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, दोहा से भी शायद आ गया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बांधियो, आगे कौन हवाल। ये क्या है? तो ये क्या है? तो आपका ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये दोहा है। ये बता दे कि आपका जो पहले चरण में और तीसरे चरण में, पहला चरण और तीसरा चरण में क्या होता है? 13 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। और जो दूसरा और चौथा जो चरण होता है इसमें आपको 11 मात्राएं देखने को मिलेगी। यानी कि टोटल जो मात्राएं होती है 24 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती है। और 24 मात्रा वाला क्या होता है? तो ये दोहा हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। अगला प्रश्न है,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून। ये सभी हम लोगों ने रहीम के दोहे में भी पढ़ा होगा। तो ये दोहा है, ऐसे ही पता चल रहा है। और इसमें भी मात्रा अगर काउंट किया जाए तो पहले में 13 और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में क्या होता है 11 मात्रा होते हैं। यानी कि 24 मात्रा यदि काउंट करने को मिल जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, वो दोहा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु शो दशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पे पूछा जा रहा है ये क्या है, तो ये हम लोग रोज पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। क्या है, चौपाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये भी याद रखिएगा जो चौपाई होता है, ये चौपाई कहाँ चला गया, ये है चौपाई जो होता है सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है, सममात्रिक और छंद, सममात्रिक छंद होता है। चौपाई क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। अगला है 24 मात्राओं की 2 पंक्ति वाले छंद को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने जिक्र किया है, तो आंसर आप लोगों के मन में आ गया होगा। दोहा इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न में देखिए, हाँ ऑप्शन तो दिया है, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। छंद का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था। अब भरत के रस सूत्र में निम्न में किसका उल्लेख नहीं है, रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है पूछा जा रहा है। तो विभाव का विभाव, जब आप रस सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा तो उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव भी मिलता है। ये अस्थाई भाव कहीं नहीं मिलता है। रस जब आप नॉर्मली व्याकरण में भी पढ़िएगा तो फिर विभाव मिलेगा, अनुभाव मिलेगा, संचारी भाव मिलेगा, अस्थाई भाव आपको नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो मैंने पिछले प्रश्न में ही जिक्र किया था 33 होते हैं संचारी भावों की कुल संख्या 33। फिर है अगला प्रश्न है राम नाम जपना पराया माल अपना, लोक उक्ति है। क्या है, ये लोक उक्ति है। तो क्या होता है इसका आंसर, धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला है, अगला क्या क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुत तीरे, लोक उक्ति है। ये भी ध्यान में रखते जाइएगा कि लोक उक्ति है या मुहावरा है। तो पर उपदेश कुशल बहुत तीरे, इसका क्या मतलब होता है, जो दूसरों को उपदेश देना क्या होता है, आसान होता है, लेकिन स्वयं पे उसको लागू करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ हो जाएगा। तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अपराधी सदा शंका से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। ठीक है, 59 पे हम लोग आ गए। अगला प्रश्न है सिर हिलाए भेजा खाए, सिर हिलाए भेजा खाए, ये भी लोक उक्ति ही है। और ये जो है दोस्त बनकर जो हानि पहुंचाते हैं उसको ही कहते हैं सिर हिलाए भेजा खाए। अगला प्रश्न देखिए, तीक्ष्ण का विलोम क्या है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, तीक्ष्ण का विलोम पूछा जा रहा है। तीक्ष्ण का अर्थ होता है तीव्र होता है, लेकिन यहाँ पे तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो मंद हो जाएगा। तो मंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गांगे किसे कहा जाता है। तो गांगे किसे कहा जाता है, तो गांगे अर्थात देखिए ये ए जब भी लगा रहे, ये ए जो है जब भी लगा रहे अर्थात उनका पुत्र, ए जब भी लगा रहे तो उनका पुत्र। तो गंगा का पुत्र कौन है, तो ये भीष्म है। गंगा के पुत्र कौन है, भीष्म है। लेकिन गंगा को धरती पर पुनः स्वर्ग से अवतरित कौन किए थे, तो भागीरथ किए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब भी गांगे पूछा जा रहा है कि गांगे के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो भीष्म यानी कि पुत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, ए लगाया जाता है। जैसे कुंती में कौनते लग गया तो क्या हो गया, अर्जुन। और यदि राधा में ए लग जाता है तो राधे अर्थात कर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण है। तो एडवोकेट किसको कहते हैं, अधिवक्ता को कहते हैं। किसको कहते हैं, अधिवक्ता को कहते हैं। वही प्रवक्ता की बात करें तो जिसको हम लोग लेक्चरर कहते हैं उसको कहते हैं प्रवक्ता हिंदी में, और अधिवक्ता किसको कहते हैं, एडवोकेट को। ठीक है,
और जो सुंदर से सुनता है उसको सुवक्ता कहते हैं, और वक्ता जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, सूता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सूता अर्थात क्या होता है? पुत्री होता है। क्या होता है? पुत्री। सूता का क्या अर्थ होता है? पुत्री, यानी कि पुत्री को कहा जाता है सूता, और सूत कहते हैं पुत्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है? वायु का समानार्थी है, तो यह वायु को अनिल भी कहते हैं। वही अनल किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। ठीक है, वायु का नाम अनिल है और अग्नि भी है, और वायु का नाम है अनल, सॉरी, वायु जो होता है वो अनिल को कहते हैं, पवन, वायु, और क्या कहते हैं? रात अधिक हो गई है तो हम भी थोड़ा भूलने लगे हैं। अनल जो है, अनल किसका पर्यायवाची है? तो अनल है आग का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको रोहिता शव भी कहते हैं, आग भी कहते हैं, आदि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रवहुषो दशरथ अजर बिहारी में गहरे काले शब्द का क्या अर्थ है? तो अजीर जो होता है, अजीर का क्या अर्थ होता है? अजीर मतलब अमर नहीं होता है, अजर मतलब अमर होता है। अजर मतलब क्या होता है? अमर होता है। यदि आप लोगों ने ये चौपाई पढ़ी होगी तो इसका अर्थ आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो इसका जो अर्थ होता है अजीर बिहारी, यानी आंगन में आए बिहारी। ठीक है, तो आंगन उसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है पूछा जा रहा है। तो ये लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है, तो ये प्रेम सागर तो इनका बहुत ही फेमस है, लल्लू लाल जी द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रेम सागर इनका बहुत ही फेमस रचना है, लल्लू लाल की रचना है, और ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। और इसमें ये शकुंतला नाटक भी इन्हीं का है, और सिंहासन बत्तीसी भी लल्लू लाल का ही है। नहीं है तो ये नहीं है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, चंद्रावती। अगला है, अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? तो अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? तो अष्टछाप के जो संस्थापक है कौन है? विट्ठलनाथ है। कौन है? विट्ठलनाथ है। तो विट्ठलनाथ याद रखना है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ है। और 1565 ईस्वी में, कितने ईस्वी में इनकी स्थापना हुई अष्टछाप की? 1565 ईस्वी में स्थापना हुई। विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों को, और वल्लभाचार्य जो कि विट्ठलनाथ के कौन थे? क्या कहते हैं? पिता थे। विट्ठलनाथ के पिता कौन थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, और विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्य, यानी कि 8 शिष्य मिला के अष्टछाप की स्थापना की। कितने ईस्वी में? 1565 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनी को न बनीज, न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसी की किस कृति से है? तो ये जो है कौन सी है? कवितावली से है। ये कौन सी है? कवितावली से दिया गया है। और लिखने वाले कौन है? ये तुलसीदास है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। कवितावली में इनका ये रचना है, मतलब ये लाइनें हैं। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है। जो तुलसीदास है, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस इनका बहुत ही फेमस है, और ये जो है अवधी भाषा में है। ठीक है, और ब्रज भाषा में कवितावली में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। अब है प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका किनकी कृति है? तो जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की कृति है। केशवदास से याद आया, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे। कठिन काव्य का प्रेत क्या है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। और कहा क्यों जाता है? तो इन्होंने रामचंद्रिका एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? रामचंद्रिका
पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। रामचंद्रिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है और इन्होंने छंद का इस्तेमाल इस तरह से किया कि मात्र 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में इन्होंने रामचंद्रिका लिख के तैयार कर दिया। और इसी वजह से उसी दिन से सभी लेखकों ने, सभी आलोचकों ने, जितने भी निबंधकार थे, सभी साहित्य के विद्वानों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत घोषित कर दिया कि भाई 24 घंटे में इन्होंने पूरी की पूरी रामायण कैसे लिख दी। तो रामचंद्रिका इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और केशवदास का जहांगीर जस चंद्रिका भी इन्हीं का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? संपत्ति शास्त्र की भूमिका, तो ये सरस्वती पत्रिका में ही छपा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय ही छपा था संपत्ति शास्त्र की भूमिका। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किन्होंने किया है? तो मैंने बताया था, पहली बार किसने किया है, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा, निसीम भू पर यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो ये प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा, ये निराला जी की लग रही है, निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख के ये भी थे, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये छायावाद के लिए बहुत ही फेमस है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये उन्हीं का है रचना। अब अगला है, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? आल्हा खंड, आल्हा खंड किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और ये जगनिक द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? जगनिक द्वारा लिखा गया है। और आल्हा खंड का दूसरा नाम ही है परमाल रासो। आप लोगों को पता ना हो तो ठीक है, देख लीजिएगा। परमाल रासो क्या नाम है? परमाल रासो, जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, और आल्हा खंड भी परमाल रासो का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गला छिल गया है। अगला प्रश्न देखिए, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है? तो रस आप लोगों ने पढ़ा होगा व्याकरण में, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो रस निष्पत्ति है वो जो इसमें दिया है कि नहीं दिया है, ये शंकुक हो गए। कौन हो गए? शंकुक। उन्होंने ही रस की निष्पत्ति में अनुमतिवाद की स्थापना की है। कौन? शंकुक। ठीक है, रस निष्पत्ति के लिए जाने जाते हैं। और जो रस के लिए, मूल रस के लिए जो जाने जाते हैं वो आचार्य भरत है। कौन है? आचार्य भरत है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुमतिवाद के लिए कौन जाने जाते हैं? तो शंकुक जाने जाते हैं। ठीक है, और मूलतः रस के लिए अगर पूछे कि रस निष्पत्ति के लिए कौन जाने जाते हैं, तो आचार्य भरत। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? तो जयदेव ने जब गीत गोविंद लिखा था, जयदेव की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, क्या है? गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। और इन्हीं से प्रभावित होकर, यानी कि जब विद्यापति ने पढ़ा इसको, तब इन्होंने सोचा कि मैं भी क्यों ना रचना करूं। तो इन्होंने फिर क्या किया? पदावली लिखा, जो कि मैथिली भाषा में है। और मैथिली भाषा में ये बहुत इनका प्रसिद्ध रचना रहा है। और विद्यापति को इसी के कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाने लगा। पदावली में क्या है? राधा और कृष्ण के प्रेम का अलौकिक वर्णन इसमें किया गया है। कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर पढ़ें, मैथिली में लेकिन लिखा गया है। ठीक है, और ये भी जो है कृति लता कृति पताका भी इन्हीं का है, विद्यापति का है। तो विद्यापति बहुत ही फेमस है मैथिल में और विश्व प्रसिद्ध है वैसे। अगला प्रश्न है, 75 समाप्त होने वाले हैं। आचार्य भारत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? नाट्य मंच पूछा जा रहा है, तो नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रकार के हैं। तो ये एक होता है त्रिभुजाकार होता है, ये मैथ नहीं है, ये क्या है? नाट्य का प्रकार है। एक त्रिभुजाकार होता है, एक आयताकार होता है, एक वर्गाकार भी होता है। क्या होता है? वर्गाकार। ये नाट्य का प्रकार है। ठीक है, आचार्य भारत के अनुसार है। नाट्य का कितने प्रकार हैं? तो पूछ देगा, 3 प्रकार है। 3 कौन कौन है? तो आयताकार,
भुजाकार और त्रिभुजाकार, आयताकार, चतुर्भुज, वर्गाकार, आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ये देखिए, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई ने होगा, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गलत। मीराबाई ने किस प्रकार की उपासना की थी? तो वो माधुर्य भाव की उपासना इन्होंने किया था कृष्ण के प्रति, और उनको अपना पति परमेश्वर मानते थे, और इसी भाव से उन्होंने अपनी उपासना की थी, माधुर्य भाव से। और मीराबाई का जो जन्म है 1504 ईस्वी में हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये भक्ति काल की ही थी। कौन से काल की? भक्ति काल की थी, ठीक है। 76 प्रश्न पूरे हो गए। और प्रश्न है क्या? 75 प्रश्न आपके क्वालिफाइंग क्वेश्चन आएंगे। ये सामान्य हिंदी के सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न हैं, देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। सामान्य हिंदी का प्रश्न है, सॉरी हिंदी नहीं, सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। देखिए कितना प्रश्न है, ये भी देख ले थोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये भी याद रखिएगा। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कितने ईस्वी को? 1911 ईस्वी को। और डेट था 27 दिसंबर। कब था? 27 दिसंबर को गाया गया था राष्ट्रगान, ठीक है। और राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा क्या इसे अपना लिया गया था? अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? कहाँ गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अपना मतलब आवाज़ दी थी पहली बार, सॉरी आवाज़ नहीं दी थी 1911 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर में देर रात्रि हो गई है तो 1911 में, याद रखिएगा 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों खाते हैं? तो मनुष्य भी तो वही है जो मतलब फल भी खाता है और पशुओं को भी खाता है, तो क्या कहते हैं उसको? सर्वहारी होगा इसका आंसर, सर्वहारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी महारत्न दर्जा कंपनी की नहीं है? IOCL, गेल, BHEL, MTNL। ये MTNL होगा। MTNL क्या है? उस कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है, महारत्न कंपनी के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। MTNL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन लिमिटेड, यही होता है ना, निगम लिमिटेड, सॉरी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ये महारत्न का दर्जा इसको नहीं मिला है, ठीक। और क्वेश्चन है इसका लास्ट में, क्या क्वेश्चन है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो कार्ल लिनियोस है इसका जनक। कौन है? कार्ल लिनियस। हो सकता है GK GS का भी प्रश्न मैं बहुत जल्दी लेके आऊँ। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। वीडियो 85 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। कुछ हिंदी के 75 क्वेश्चन या 76 क्वेश्चन थे, हिंदी के 76 क्वेश्चन थे, और सामान्य अध्ययन के कितने? 1 2 3 4 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन के भी थे। इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न था कि आप लोगों को अगर दिक्कत हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो या समझने में दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है व्याकरण का कि आप लोगों का मतलब आया ना हो व्याकरण से संबंधित, तो सभी चीज़ें इसमें आ गई। इस वीडियो को देख के आप
पक्का 100% क्वालिफाइंग पेपर ऐसे ही आप लोग पास कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।